नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएससीसी के द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के दूसरे सिटिंग का प्रश्न हल करने जा रहे हैं। इस तरीके से प्रथम इंटर स्तरीय जब परीक्षा आई थी तो उसमें 8 शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस मिलाकर। तैयार रहिए। जो सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा बीएसएससी आयोजित करेगी वो भी 8-10 शिफ्ट से कम में होगी नहीं, क्योंकि आवेदन की संख्या 25 लाख से ज़्यादा हो गई है। तो क्वेश्चंस में कितने वेरिएशन हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि जो ग्रेजुएट स्तर के प्रश्न हैं उससे इसका स्तर जाहिर सी बात है इंटर स्तरीय तो है, लेकिन भीड़ होने की वजह से प्रश्न का जो लेवल होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड आने ही वाला है। चलते हैं। पहला प्रश्न, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? अच्छा प्रश्न है। सामान्यतः आपको पता होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, जिनका संबंध कला से हो सकता है, समाज सेवा से हो सकता है, साहित्य से हो सकता है, विज्ञान से हो सकता है। लेकिन लोकसभा के केस में क्या है ना, तो लोकसभा के केस में 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में अभी 2-3 टर्म से किसी भी व्यक्ति को इस समुदाय से राष्ट्रपति ने नॉमिनेट नहीं किया है। तो हो सकता है ये निरस्त अब हो गया, लेकिन प्रश्न जिस समय पूछा गया था उस समय के लिहाज से इसका उत्तर 2 होगा। ठीक है। राज्यसभा से कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं? 12। थोड़ा और अंदर जाकर सवाल ले लिया जाए तो ये 12 में कौन कौन लोग हैं जो नॉमिनेट के सीट पर काम, मतलब अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुधा मूर्ति समाज सेवा से क्षेत्र में है और वो राज्यसभा के अभी सदस्य भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? ये सवाल इनडायरेक्टली बिहार से पूछा गया है। सर्वोदय योजना मतलब सबका उदय, समाज का जो सबसे अंतिम तबका है उसका भी उदय। यह सोच जो थी वो जयप्रकाश नारायण की थी। यह सोच किसकी थी? जयप्रकाश नारायण की थी। जयप्रकाश नारायण समाज सेवा, आपको मैं बताऊं कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से जयप्रकाश नारायण ने अपने आप को अलग कर लिया था, लेकिन समाज सेवा में वो निरंतर लगे रहे थे। इन्हीं वजहों से जयप्रकाश नारायण को आगे जाकर रेमन मैग्सेसे सम्मान भी मिला था, रेमन मैग्सेसे। ठीक है, और फिर आगे भारत रत्न है ना। बीच में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया इमरजेंसी के समय में, और इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसे हटाकर जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो बहुत सारी बातें हैं जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ, कुछ बात मैंने यहाँ पर लिखा है ना। किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो भारत के साथ जितने भी देश हैं उनमें सबसे कम सीमा तो अफगानिस्तान की होती है, लेकिन विकल्प देखिए, अफगानिस्तान का नाम ही नहीं है। इसका मतलब सवाल आपसे यह पूछा, यह सवाल का उत्तर वही दे सकता है जिसको यह पता है कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और म्यांमार के साथ भारत की सीमा कितनी है। तो एक रफ तो आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा, अफगानिस्तान सबसे कम, है ना। प्रश्न के हिसाब से उत्तर होगा म्यांमार, लेकिन इसे थोड़ा मैप से समझ लेते हैं। यह है भारत का मानचित्र, और भारत के वो सभी देश जो पड़ोसी हैं और भारत से सीमा साझा करते हैं, मैं दूरी के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। ये एरिया, ये वाला पाकिस्तान, जो हरा बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर।
ये शॉर्टेस्ट है अफगानिस्तान के साथ, और कितना 106 किलोमीटर। आगे आप देखेंगे तो चाइना से हम लगातार सीमा नहीं साझा करते हैं, बल्कि 3 जगहों पर करते हैं। एक जो पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वाला एरिया, फिर आप यहाँ आए तो सिक्किम का एरिया, फिर आप आए तो अरुणाचल प्रदेश का एरिया। इतनी जगह पे हम सीमा साझा कर रहे हैं आपको चाइना के साथ, ठीक है। और ये भूटान के साथ हम सीमा साझा कर रहे हैं। तो भूटान के साथ 699, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, कहीं कहीं 1757 भी लिखा है, 1751 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ, यहाँ पर म्यांमार के साथ हम साझा कर रहे हैं 1643 किलोमीटर। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज्यादा साझा कर रहे हैं 4096। इसके बाद हम चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं दूसरे नंबर पर 3488 किलोमीटर, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि 1643 म्यांमार था। तो आप अलग अलग दूरी यहाँ पर देखें, और इस लिहाज से आपको ये दिमाग में रखना है। मैप से इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझा जा सकता है, ठीक है। तो करना क्या है कि भारत जिन जिन देशों के साथ सीमा साझा करता है वो कौन है, उनकी लंबाई क्या है, उस बॉर्डर लाइन का नाम क्या है, जैसे मैकमोहन रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। साथ ही साथ जो वाटर बॉडीज है, यहाँ पे जो श्रीलंका आप नजर आता है, तो वो भी हमसे पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है, तो उसका भी नाम कितनी दफा पूछा जा चुका है। भारत एवं उसके पड़ोसी देश से ये सारे तत्व आपको याद कर लेने चाहिए। अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001 ईस्वी में शुरू किया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, साथ ही साथ उसके बाद भारत के जितने भी नेशनल हाईवे थे उनको मजबूत करने की बात, तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 2001 के समय में शुरू की गई थी। अगला सवाल, पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो भारत में जितने भी उत्पाद हैं, चूँकि भारत एक पॉपुलस कंट्री है, लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है, उन ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सरकारें अलग अलग प्रकार की रिवॉल्यूशंस को लाया, ताकि सभी उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फोकस्ड रूप से आगे बढ़ सकें। इसी क्रम में जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति, ऐसे मैं आपको बता दूं कि अलग अलग क्रांतियां हैं। पीली क्रांति जो है वो तिलहन के उत्पादन के लिए किया गया। अन्य क्रांतियों में जो सबसे प्रसिद्ध माना जा सकता है श्वेत क्रांति, है ना। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन के लिए है, और ये इसके प्रणेता माने जाते हैं वर्गीज कुरियन, है ना, वर्गीज कुरियन। और इन्हीं के प्रयासों से आप गुजरात के आनंद में अमूल ब्रांड डेवलप हो पाया था। कोऑपरेटिव सहकारिता के सिद्धांत पर यह काम करता है, ठीक है। हरित क्रांति, मेरा ये गेस है हरित क्रांति से सवाल आएगा। हरित क्रांति जो है वो कृषि उत्पाद को लेकर है, जिसके प्रणेता माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, जो भारत रत्न से सम्मानित भी हुए हैं 2024 में, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। उसी तरीके से अन्य क्रांतियां भी हुई, जैसे भूरी क्रांति उर्वरक के लेकर, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन को लेकर, प्याज के उत्पादन को लेकर, है ना। रजत क्रांति अंडा के उत्पादन को लेकर अलग अलग क्रांतियां हुई हैं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में उत्पाद की गई कितनी प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? पहला तो आपको मैं बता दूं कि भारत में जो कॉफी उत्पादन किया जाता है, कॉफी वैश्विक रूप से पूरे विश्व का 4% ही उत्पादन करता है, और इस 4% का 70%, जो 4% उत्पादन किया उसका 70% जो है वो निर्यात कर देता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड है ना। और कोई भी देश क्या चाहता है कि निर्यात अच्छा कर सके। भारत के कॉफी उत्पादक राज्यों का नाम पूछा जाए तो कर्नाटक
इसमें नंबर 1 आता है। हालांकि तमिलनाडु और केरला में भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कर्नाटक के बाद कर्नाटक इसमें नंबर 1 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया था। यह भी सवाल पूछता है। आपको पता ही होगा कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान, उस सेकेंड 5 ईयर प्लान का मूल उद्देश्य क्या था? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था इंडस्ट्री को डेवलप करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इसी क्रम में हमने बाहरी मदद भी ली और अलग अलग देश जो भारत के मित्र देश थे उनके साथ हमने टेक्नोलॉजी के अनुभव को साझा किया, पूंजी को साझा किया और हमने इसे आगे बढ़ाया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उस समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। उसमें पार्टिकुलर दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है वो इंग्लैंड की सहायता से यहाँ पर किया गया। आपको मैं बताऊं कि बोकारो यूएसएसआर, उस समय जो सोवियत संघ था, उसकी सहायता से। तो इस तरीके के भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष के बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया है? ठीक है, जीएसटी जो अभी हाल फिलहाल आपने न्यूज़ में सुना होगा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ जोड़ा गया। पहले इसके चलते पहले वीएटी इस्तेमाल किया जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को समाहित करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे यशवंत सिन्हा, है ना। और एक बार फिर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये 2006-07 में वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, और तब ये शुरू हुआ था और लागू हुआ तब उसमें वित्त राज्य मंत्री थे इन्हीं के बेटे जयंत सिन्हा। तो कभी न्यूज़ में निकला कि इस जीएसटी को भारत में पास होते होते 2 जनरेशन लग गया, है ना। 2006-07 में ये सबसे पहली बात शुरुआत की गई थी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? अब इस तरीके के जो फैक्ट हैं, मैं एक बार फिर से कहूँ कि बहुत गहरे सवाल नहीं है कि कोई बहुत कंसेप्ट की बात आपसे पूछी जा रही है, बल्कि इस तरीके के प्रश्न का मोटिव क्या है। इस तरीके के प्रश्न का मोटिव है कि आप सामान्य जागरूकता के साथ जानते हैं या नहीं। आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का स्टेक 50% से ज़्यादा होना। ठीक है, गवर्नमेंट का 50% से स्टेक ज़्यादा होना। तो एसबीआई जो 1939 में बना था, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल का मतलब होता है शुरुआत करने वाला, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो बाद में राष्ट्रीयकृत हुआ और तब इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर भी इसके 5-6 अनुषंगी बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जोधपुर, इस तरीके से बाद में सभी स्टेट बैंक में मिल गए। तो राष्ट्रीय सभी जो हैं वो मिलके आज स्टेट बैंक कहला रहे हैं और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसका टैगलाइन क्या है पूछ सकता है? एसबीआई का टैगलाइन। कमेंट सेक्शन में जाइए, जरा बताइए तो इसका टैगलाइन क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं सभी चीज़ों की उत्तर नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आपके हिस्से भी छोड़ दूंगा ताकि आप काम करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। ठीक है, सवाल ये जब पूछा गया तो वह साल था 2017। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग काम करना शुरू करता है, और उसके पहले यानी 1 जनवरी 2015 से पहले योजना आयोग काम करता था। योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, और जो सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना बनाया गया था वो 2012-17 के लिए बनाया गया था,
जो 13वीं पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन इसके बाद कोई दूसरी पंचवर्षीय योजना आई नहीं। ठीक है, तो 13वीं इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी क्या था, इसका मतलब समझ लेते हैं। आपको पता होगा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1919 के रॉलेट एक्ट के वजह से जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना, जो अमृतसर में हुआ, अमृतसर में वहाँ जो घटना हुआ उसकी वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन को समूचे भारत में व्यापक रूप से सफलता मिली। हर प्रकार के लोग, हर आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई फरवरी 2022 में, 1922 में, और उसमें फरवरी गोरखपुर के नज़दीक एक जगह था चौरी चौरा, वहाँ के एक थाने में कुछ पुलिसकर्मियों को लोगों ने जिंदा जला दिया। क्योंकि महात्मा गांधी की जो पॉलिसी थी वो सत्य और अहिंसा, वो हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने इस हिंसात्मक कार्रवाई की जिम्मेवारी स्वयं को ली और असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। जिस समय असहयोग आंदोलन बंद किया गया उस समय बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अगर यह आंदोलन थोड़ा दिन और आगे बढ़ता तो भारत को काफ़ी सफलता मिलती, हो सकता था कि भारत उस समय आज़ाद भी होता। और ऐसे में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, C.D. दास, जो जाने माने कानूनविद थे, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। और मोतीलाल नेहरू का जो आवास था इलाहाबाद में आनंद भवन, उसको इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। बाद में भी यह पार्टी चित्तरंजन दास के देहांत के बाद या मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद ये टूट गई और फिर से कांग्रेस में एक तरीके से कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ा। तो जो सवाल पूछा उसके लिहाज से मैंने आपको कुछ जुड़े हुए पहलू बताए। हो सकता है कोई भी प्रश्न आपके रूप में आ सकता है। अगला प्रश्न है, यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती हैं। सवाल जो है वो बड़ा घुमावदार पूछा है। देखिए, एक होता है पूर्णतः भारतीय व्यक्ति, एक होता है वैसा व्यक्ति जो भारत का है लेकिन कहीं और रहता है, तो जहां रहता है उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। झुंपा लाहिरी, आपको मैंने कभी बताया होगा पीछे की वीडियो में, जो बुकर सम्मान प्राप्त किया है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का है और वैश्विक स्तर पर कोई काम किया, बहुत सम्मानित हुआ है, आपको उसे जरूर जानना चाहिए, वो आपके लिए प्रश्न बन सकता है। तो झुंपा लाहिरी जो हैं वो लेखिका हैं जो अंग्रेजी भाषा के बदले इटालियन भाषा में लिखती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। याद रखिएगा 2017 में ये प्रश्न आया था। उस समय 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के विनर टीम के एक अहम सदस्य हैं युवराज सिंह, उनकी जीवनी आई, बायोग्राफी है ना। और चूंकि आपको यह बात पता होना चाहिए कि युवराज सिंह जो हैं वो कैंसर से बाहर निकले थे, कैंसर से जूझ रहे थे, कैंसर से बाहर निकले थे, और उन्होंने अपनी आत्मकथा, अपनी जो उनकी जीवनी आई द स्टेट ऑफ माई लाइफ के नाम से, जो काफ़ी लोगों को इंस्पायर करी। और आज भी मुझे लगता है कि युवराज सिंह बहुत सारे लोगों के कह सकते हैं कि आइडल हैं, है ना। चलते हैं आगे। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया। भारत से बहुत सेलेक्टेड लोगों को नोबेल सम्मान मिला है, उनमें से अमर्त्य सेन भी हैं। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए मिला, 1998 में मिला। कल्याण के क्षेत्र में अर्थशास्त्र को जोड़ने के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, है ना। इनकी एक पुस्तक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें मिला था। इनकी एक पुस्तक है गरीबी और अकाल, इसके लिए ये इन्हें मिला था। एक और अर्थशास्त्री हैं अभिजीत, जो कि बंगाल से संबंधित हैं लेकिन भारतीय हैं, उन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। हाल फिलहाल में जो एक और भारतीय हैं जिन्हें शांति के क्षेत्र में मिला,
कैलाश सत्यार्थी, है ना, बाल अधिकारों को लेकर वो काम कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल का, भारत और बिहार और बंगाल जो है वो आपस में बहुत सारे कॉमन फीचर साझा करते हैं। तो पश्चिम बंगाल का भी ये लोक नृत्य है। सभी राज्यों के लोक नृत्य भाषाओं को जानना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? डीपीएसपी इसको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो यह जो है भाग 4 का हिस्सा है। भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है। यानी राज्य जब जब सुविधा प्राप्त कर सकेगा लोगों को वो अधिकार दे पाएगा, जैसे पीने का साफ पानी, साफ हवा इत्यादि इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं को जगह दिया गया है। बिहार की एकमात्र भाषा है मैथिली, है ना, इसको इसमें जगह मिला है। हालांकि भोजपुरी को इसमें शामिल किया जाए इसकी डिमांड की जा रही है। ठीक है, 22 भाषाओं को सबसे अंतिम समय में मैथिली समेत 3 और, सबसे पहले फेज में 14, फिर 1, फिर 3 और फिर 4, ऐसे क्रम में भाषाओं को शामिल किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 12 वर्ष तक रहे थे। पहला 26 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और देश में अभी चुनाव नहीं हुए थे, लोकसभा का गठन नहीं हुआ था, राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था, तमाम राज्यों में विधानसभा नहीं था, तो तब तक लोकसभा के अध्यक्ष होने के नाते ये राष्ट्रपति रहे। फिर 1952 में बाकायदा चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर जीते, तो 52 से 57 पहली दफा, और फिर 1957 से लेकर 62 दूसरी दफा, और फिर यहाँ से वो क्या हुए कि उन्होंने राष्ट्रपति का पद छोड़ा, आगे चुनाव लड़ने से इनकार किया, और वहाँ से ये पटना लौट आए। राष्ट्रपति भवन में रहने वाला व्यक्ति क्या हुआ, पटना लौटा, और पटना लौटने के बाद सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस का कभी हेडक्वार्टर आज भी है, सदाकत आश्रम, वहाँ पर ये विद्यापीठ की स्थापना की और पढ़ाना लिखाना शुरू किया। यानी कि एक शिक्षक के रूप में इनका कामकाज चलता रहा एक राष्ट्रपति के बाद। चलते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के साथ लिया गया है। तो देखिए, भारत में जो स्टेट क्राफ्ट है, शासन चलाने की जो विधि है या संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, संविधान के जो अलग अलग प्रावधान हैं, वो दुनिया के अलग अलग देशों से प्रभावित है। यह हिस्सा जो है आयरलैंड से लिया गया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड से हमने और क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने लिया है। दूसरा क्या लिया है, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति। चुनाव पद्धति का मामला मतलब हुआ कि चुनाव में कौन कौन लोग वोटर होंगे, चुनाव में जो वोटर होंगे वो, यानी कि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर और फिर विधानसभा के मेंबर जो भाग ले रहे होते हैं, तो वोटर। साथ ही साथ राष्ट्रपति को जो ये अधिकार है 12 सदस्य नॉमिनेट करने का, किसमें, राज्यसभा में, यह भी इसी देश से लिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? अब सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री का मतलब क्या, मतलब ये कि वो कौन सी अभिनेत्री। हुआ क्या था कि भारतीय समाज में महिलाओं को खास करके मनोरंजन के क्षेत्र में प्रस्तुत करना अच्छा नहीं माना जाता था, तो पुरुष कलाकार ही स्त्रियों के किरदार को निभाते थे। जैसे राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई थी हिंदी की, उसमें जो महिला किरदार थी वो भी पुरुषों ने निभाया था। तो ऐसे में जो पहला नाम आता है वो देविका रानी का आता है, तो ये प्रथम भारतीय अभिनेत्री मानी जाती हैं, और आगे चलकर इनके इस योगदान को सम्मानित भी किया जाता है, और
शी वॉज द फर्स्ट लेडी, ये पहली महिला हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के जो सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा है, दादा साहब फाल्के सम्मान इन्हें दिया जाता है, देविका रानी को। ठीक है, आगे चलते हैं। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो हिंदी साहित्य में कितनी सारी विद्याएं हैं, है ना, उनमें से एक विद्या आलोचना भी है। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचकों में एक नाम नामवर सिंह का भी आता है। अब जैसे हरिशंकर परसाई क्या थे, तो व्यंग्यकार थे, व्यंग करते थे। इनकी जो व्यंग है वो काफ़ी शानदार मानी जाती है। जो जुड़ी हुई समाज की जितने भी समस्याएं होती हैं उसको ये व्यंग के माध्यम से रखते हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद क्या है, छायावाद के सबसे बड़ी कवि है। जयशंकर प्रसाद क्या है, छायावाद के सबसे बड़ी कवियों में से एक नाम इनका माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सिर्फ निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो हरिशंकर प्रसाद व्यंग्यकार हैं, ये सभी कवि हैं। नामवर सिंह, जो सबसे प्रसिद्ध बातें किसी भी क्षेत्र में हो वो जानना चाहिए, भले आप विज्ञान के विद्यार्थी हों, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हों, वाणिज्य के विद्यार्थी हों या कला के विद्यार्थी हों। कला में आप इतिहास पढ़ते हो, लेकिन जो फेमस चीजें हैं वो जानना चाहिए। ठीक है, पद्मावत के लेखक कौन थे? तो पद्मावत आपको पता ही होगा कि रानी पद्मावती के जीवन से इंस्पायर्ड थी मोहम्मद बिन अलाउद्दीन खिलजी के समय की ये रचना है, जिसके रचनाकार हैं जायसी, पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है गेम ऑफ थ्रोन्स, ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। गेम ऑफ थ्रोन्स के जो लेखक हैं वो हैं जॉर्ज मार्टिन। आगे जाकर इस पर हॉलीवुड में फिल्में भी बनी हैं, फिल्म नहीं, कई फिल्में बनी हैं, है ना। तो गेम ऑफ थ्रोन्स, जॉर्ज मार्टिन। अगला प्रश्न है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो आज़ादी के बाद गांधी का ध्यान 30 जनवरी 1948 शहीद दिवस मानते हैं हम लोग। तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। 2007 में ये बुक पब्लिश हुई थी, बहुत लोगों ने इसे देखा था। आज़ादी के बाद के भारत का इतिहास, 1947 के बाद का जो भारत था वो कैसा था, वो हम लोग समझने के लिए इंडिया आफ्टर गांधी को पढ़ते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोगों ने भारत की स्वतंत्रता में काम किया, भारत की स्वतंत्रता के लिए। उनमें एक नाम वीडी सावरकर का है, वीडी सावरकर का, जिन्हें काला पानी का सज़ा दिया गया था और काफ़ी कठिन सज़ा था। इन्हें एक छोटे से सेल में रखा गया था, तो इनके जेल को एक पर्यटक स्थल माना जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। किसने ईमेल के लिए चिन्ह चुना? ईमेल का चिन्ह @ होता है ना, @ ये तो पूछा किसने ईमेल के लिए चिन्ह चुना, तो रे टॉमलिंसन। क्या? रे टॉमलिंसन। आगे बढ़ते हैं। इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अभिगमन करने की इजाज़त दी। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल था, आईसीआईसी बैंक। लेकिन 2017 में ये प्रश्न आया तो शायद लोगों को यह बात का पता नहीं था कि भविष्य में ऐसा ही होगा। कोविड के बाद तो ये बहुत ही सामान्य शब्द हो गया, वर्क फ्रॉम होम। कोई ऐसा काम जो घर से आप कर सकते हैं और जिसे काउंट किया जा सके, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, चलिए आईसीआईसी बैंक इसका उत्तर। इस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद यूपी, महादेवी वर्मा यूपी, राजकुमार वर्मा यूपी, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ। औराई हिंगना इनके गांव का नाम है, औराई हिंगना, है ना। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, आंचलिक उपन्यास लिखने के लिए ये जाने जाते हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है मैला आंचल, मैला आंचल। ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर
फिल्म बनी, एक इनकी बड़ी शानदार लेखन है, मारे गए गुलफाम, उसके नाम पर एक फिल्म भी बनी थी, राज कपूर उसके हीरो थे। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बड़ा आश्चर्यजनक, बहुत पुरानी फिल्म है लेकिन इसके गीत आज भी काफ़ी सुने जाते हैं, है ना। मारे गए गुलफाम इनकी एक और रचना थी। चलते हैं अगला प्रश्न। बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए इनका भी जन्म क्या है, ये शहनाई बजाते थे आज़ादी के समय 1947 में, जब एक तरफ झंडा तिरंगा फहराया जा रहा था, दूसरी तरफ इनकी शहनाई बज रही थी। बिस्मिल्लाह खां जो हैं ये बिहार से हैं, है ना। और इन्हें बहुत सारे सम्मान मिला, उनमें से एक सम्मान जो सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है वो भारत रत्न सम्मान है, ठीक है, जो इनको जीवन में रहते रहते मिल गया था। तो इस खंड में हम लोगों ने अब तक 30 सवाल देखे। धन्यवाद।